14 अगस्त को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है इश्क बदमाश। इश्क बदमाश, हाँ जी। उसमें आपको हैदर सुल्तान कम्प्लीटली एक डिफरेंट रोल में नजर आएगा। एक एक्टर हमेशा सीखता रहता है। जब आप कहो जी मैं मुकम्मल हो गया उधर आप फारिग हो गए। अगर आपने कम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, यू हैव टू डू समथिंग न्यू। रईस साहब के दौर में और 3 दहाइयों तक उन्होंने काम जी किया। अल्हम्दुलिल्लाह से। और कहीं कहते हैं कि उनका इतना मकबूलियत थी कि नए लोगों को मौका नहीं मिलता। आज के अगर एक्टरों को आप देखें तो कहते हैं जी मैं वन मैन शो हूँ, मेरे सराउंडिंग में जो भी करना है सारा फोकस मेरे पे रहना चाहिए। जी बिल्कुल। उनमें आदत नहीं थी, तो हमेशा सबको साथ लेके चलते थे। नई कास्ट हो जाए पुरानी कास्ट हो जाए, हमेशा टीम वर्क। हाँ जी। आपको एक्टर को ट्राई तो कम से कम करना चाहिए और रोल पे थोड़ी पसंद भी कर सकती है। फाइनली बहुत सी फिल्में आएंगी, उन्होंने अनाउंस किया करेंगे नहीं हुआ, किसी ने किया, अब प्रॉपर्ली इस पे काम हो रहा है। हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर अल्लाह ताला ने एक मौका दे दिया है जी जी उसको प्रॉपर तरीके से टेकअप करें और उनको ये दिखाएं कि हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं। वी हैव इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ना, हमारे पास दुबई है, कनाडा है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी कुछ लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कंटेंट बनाएंगे तो फिर तो मैंने मुंह पे भी मैंने एक दफा कह दी थी कि भाई बात ये है कि अगर थोड़ा सा अगर आप तरीके से लेकर चल जाते हैं ना तो आज ही हालात नहीं है। अबू जी का लेवल तो आप टच नहीं कर सकते हो ना, आपसे होना था, लेकिन एटलीस्ट वो लिबास बना के आपको चलाने की कोशिश की गई तो आप कम से कम इसको लेके चलते रहते। हाजी हसन इसका नाम, जो अबू जी के साथ उनका वो ड्राइवर भी था, असिस्टेंट भी था, वो भी जिंदा है। दो लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा आता है मुझे गोली मार के चला जाता है, आप देख रहे हो किसने मारी है, कैसे मारी है, और आप बोल ही कुछ नहीं रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट जावेद यूसुफ। आज मैं जिस शख्सियत के घर आया हुआ हूँ वो स्टार जिन्होंने 3 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, लेजेंड अलहाज सुल्तान रईस साहब। जी हाँ, उनके घर पर आए हुए हैं उनके साहबजादे हैदर सुल्तान, जो उनकी मिरास को लेकर चल रहे हैं और इस वक्त क्या कर रहे हैं, आइए आज उनसे इस वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर सुल्तान साहब, आप और भी बहन भाई थे, सारे थे, लेकिन आप ही शो इंडस्ट्री में क्यों आए? एक्चुअली मैं बचपन से मुझे शौक था फिल्मों में काम करने का, और जितने बाकी के बहन भाई उनका दूर दूर तक इससे कोई नहीं था, इसलिए मैंने जब स्टार्ट किया तो फिर मैंने कैरी ऑन किया उसको। एजुकेशन के वाले से भी आप माशाल्लाह, तो वो उसमें कोई मसला हुआ जब आप फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि उम्र बड़ी थोड़ी थी आपकी उस वक्त? राइट। तो उस वक्त कोई इस पे बात हुई वालिद साहब के साथ, क्योंकि वो चाह रहे थे कि आप पढ़ें? जी माशाल्लाह सब भाई आप। जी बिल्कुल ऐसी है। मैं असल में जब मैंने स्टार्ट किया फिल्म मैंने की, फिर बीच में हमारा अमेरिका आना जाना लगा रहता था। ठीक। मैंने बीच में अपना वो मैंने ऐसे कंटिन्यू करते करते फिनिश किया इस तरह से। तो ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसको थोड़ा हुआ, 2-3 ईयर्स बैक बिहाइंड हो गया था मैं, लेकिन कॉट अप कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन फिर आपने जी मुकम्मल की, वहाँ से अमेरिका से की मैंने। पाकिस्तान आते थे, कुछ काम किया, फिर चले गए बीच में, तो एवरी ईयर आना जाना मेरा ऐसे लगा रहता था यहाँ पे। लगा रहा था। बिल्कुल ऐसे। पहली फिल्म किस तरह साइन हुई, इसका कोई क्या कैसे मामला हुआ? वो पहली फिल्म अमेरिका में थे हम लोग उस वक्त, और अबू जी से जब बात हुई तो अबू जी मिलने के लिए आए हुए थे, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने फिर मैंने अपने इजहार किया कि मैंने एक फिल्म करनी। तो मैंने उन्होंने अभी अपना एक्टिंग स्कूल फिनिश किया था अमेरिका में, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में करूँ उनके साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा बाजू कर लेते हैं। तो मैं 92 में जब मैं आया था तो फिर मैंने एक फिल्म, पहली फिल्म मेरी थी बबरा। हाँ जी। टाइटल अबू जी का ही था उसमें, तो मैंने उनके साथ मैंने की। तो उस टाइम मुझे और फिल्में मिलना शुरू हो गई साथ साथ। ज़ाहिर है। तो फिर ये था कि ये जो अपने बात एजुकेशन के हवाले से की, फिर ये था कि मैंने उसको लाइनअप ऐसे किया हुआ था कि मैंने जाना है आना बीच में, तो ताकि दोनों चीज़ें मैनेज हो जाए। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने अबू जी के साथ मैंने इस तरह से 5 फिल्में इकट्ठी हम लोगों ने की। अच्छा, जब आपने करियर शुरू किया उस दरमियान में क्या कहीं आपको महसूस होता रहा कि ये जो भी मुझे काम मिल रहा है वालिद साहब की वजह से मिल रहा है? ऑब्वियसली बात है। देखें बात ये है कि जब आपके साथ इतना बड़ा नाम अटैच हो तो आपको बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं आपके, जो आम लोगों के नहीं खुलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मेरे लिए भी रहा, लेकिन द सेम टाइम मुझे ये नहीं आइडिया था कि आने वाले वक्त में इतनी बड़ी लेगेसी उनकी है, वो किस लेवल की है और वो वेट मुझे लेके कैसे कैरी करना पड़ेगा, इसका मुझे आइडिया नहीं था। बहुत छोटा था जब मैंने स्टार्ट किया था काम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब फिर मैंने काम करना शुरू किया, समझा इस चीज़ को किया, तो फिर मुझे पता चला कि वाह ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली शौक नहीं पूरा करना, ये तो करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। अच्छा, जब आप फिल्में कर रहे थे तो जाहिर है आपकी वजह, तो कभी उन्होंने ये भी आपको कहा हो कि काम करके कभी मेरे नाम को इस्तेमाल नहीं करना, जानी इसमें कभी उन्होंने कोई एडवाइस? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ। और ना ही उन्होंने कभी अपना कोई मुझे सिखाया कि बेटा मेरी तरह ऐसे बोलो या ऐसे एक्ट कर लो, कभी भी नहीं। उन्होंने कहा अपने स्टाइल से करो आप, मगर वो चाहते नहीं थे कि उनका स्टाइल कभी मेरे में नजर भी आए। अच्छा। उनकी ख्वाहिश थी कि अपने स्टाइल से करूँ मैं। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे मैं करता चला गया, फिर जब थोड़ा मैच्योर हुआ, थोड़ा सा जरा बॉडी बिल्डिंग में स्टार्ट कर थोड़ा भरना शुरू हो गया, तो फिर लोगों ने कहा यार कि आप एक्शन में आओ। अच्छा। रोमांटिक बहुत हो गया, तो आप एक्शन करूँ कि आप जिनके बेटे हो लोग आपको एक्शन में ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो फिर मैंने ऐसी फिल्में अडॉप्ट करना शुरू की। अब तो ये हो चुका हुआ है कि कम्प्लीटली ही वो लोग मुझसे वही करवा रहे होते हैं जो अबू जी का स्टाइल। बिल्कुल।
तो वो फिर ऐसे ऐसे हमारा कैरी ऑन रहा। अच्छा, करियर में आपका उतार चढ़ाव बड़ा रहा, यानी उस पे वो क्या मामलात होते रहे, क्योंकि आप बड़ा परफेक्ट जा रहे थे, काम भी अच्छा हो रहा था। अमेरिका अच्छा। उसका एक ही जवाब है, अमेरिका। बिकॉज मैंने कहा ना, हमारा बीच में आना जाना हमेशा रहता था, तो ठीक इसमें है। ये था कि मेरी ट्रैवलिंग मेरी बहुत रहती थी बीच में। अच्छा अच्छा। तो फैमिली सारी बाहर ही थी। हम्म। तो फिर अबू जी के इस इंसिडेंट के बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप अमेरिका ही आ जाओ, तो आप कुछ अर्सा यहीं पे रहो। तो मैं काफ़ी टाइम के लिए मैं अमेरिका ही चला गया था बीच में। तो इसलिए बीच में मेरा ट्रैवलिंग की वजह से मेरा थोड़ा बीच में गैप पड़ता रहा वो इसका। फिर मैंने 2018 में मैंने प्रॉपर्ली ज्वाइन कर लिया आगे। आज ज्वाइन कर ली। अच्छा, जेर कुछ ये भी खबरें चलती थी कि ज़ेर तकमील जो फिल्में थी और उसमें कहीं कहीं आप बीच में से चले, वो क्या मामला, क्या खबरें थी, वो क्या? वो यही जो बता रहा हूँ, ट्रैवलिंग के हमेशा रहता था, बिकॉज मुझे जाना पड़ता था बीच में वापस। तो उसकी वजह से बीच में कभी कभी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हर्ट होते थे उसकी वजह से। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने ये किया कि जितने मैंने साइन किए थे, मैंने कहा पहले मैं खत्म कर दूं उनको। फिर उसके बाद मैंने और साइन ही नहीं किए, तो मैं अच्छा, बाहर चला गया उसके बाद। फिर जब दोबारा वापस आया, फिर मैंने कहा कि उनके लोगों का गिला ये मुझसे था कि भाई आप रुकते नहीं हैं, काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पे लोग आपको ढूंढ रहे होते हैं, अब मिल नहीं रहे होते, काम पे होते हैं। तो मैं सोचा कि करना है तो फिर रुक जाओ। तो फिर 2018 में फिर मैं रुक गया। आपकी 2-4 फिल्में मैंने खुद जो देखी, शकना दी मेहंदी, हम एक हैं, और इस तरह की 2-4, जी, जब जी। आपने कम बैक किया था जी, जी, फिल्म इंडस्ट्री में, जी, जी। मैंने खुद फिल्में वो देखी हुई हैं। जी, जी। आप उसमें ना बड़ा एक चेंज करके आए थे, और मैंने खुद फिल्म देखी उस वक्त। मैं अपना भी आपको जी, जी। मैं साफी नहीं था, मैं जर्नलिस्ट और स्टूडेंट था। तो मैंने कहा यार ये बड़ा परफेक्ट है, यानी आप वो चेंज आया था उसमें। ऐसे। तो उस तरह के जब आपने किरदार करने शुरू किए, तो कहीं मुझे कहना शुरू हो गए थे कि यार ये ना राय साहब के जो लोगों में आपको में राय साहब को देखना शुरू कर दिया। तो वो आप पे प्रेशर था उस वक्त? ये डे 1 से था। अच्छा। मैंने जैसे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की है तब से था, बिकॉज बात ये है कि लोग आपको ना, जो डायरेक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, आपको उसी स्टाइल में देख रहे होते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि हैदर सुल्तान से बात है, वो कहते हैं राइट साहब का बेटा है, तो ये इसको ऐसे आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि बेटा थोड़ा सा ऐसे बोलो, हल्का सा ऐसे चल के आओ। मतलब स्टार्टिंग से ना उन्होंने मुझे उस अंग में लाना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं करना चाहता नहीं था। अच्छा। मेरा एक चॉकलेट हीरो का इमेज था कि गाने, रोमांटिक सीन्स। लेकिन फिर मैंने थोड़ा अंडरस्टैंड किया कि मेरी पब्लिक मुझसे क्या चाहती है। मेरे जो फैंस हैं, थोड़ी को फिल्म एक्शन नहीं आती भी, किसी को एक्शन करो, वो लोगों का ना एक डिमांड बनना शुरू हो गई। जी जी। फिर जब मैंने हल्का सा मुझे गेटअप मैंने लिया, मैंने थोड़ा, फिर मेरी फिल्म एक आई थी बीच में इश्तिहार डोगर के नाम से, मैंने वो टोटली फर्स्ट टाइम मैंने वो देखी। अबू जी का मैंने गेटअप फर्स्ट टाइम पूरी, मैंने उससे पहले कभी नहीं मैंने किया था। अच्छा अच्छा। तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, उन्होंने कहा कि आप इसी तरह से करें फिर उसको। तो मैंने ये किया कि मैं अब, लेकिन जो बात अभी आपने कही है कि मैं ट्राई फिर भी करता हूँ पीछे मेरी डाइवर्सिटी रोज में आती रहे। अभी इंशाल्लाह ताला 14 अगस्त को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, इश्क बदमाश। इश्क बदमाश, हाँ जी। उसमें आपको हैदर सुल्तान कंप्लीटली एक डिफरेंट रोल में नजर आएगा। उसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई तरह से नहीं है, हालांकि नाम उसका इश्क बदमाश है। हाँ। लेकिन बदमाशी कोई नहीं है उसमें, बदमाशी नहीं। वो सिर्फ एक रोमांटिक स्टोरी है। और सबसे जो अच्छी बात फिल्म की है कि वो एक ओरिजिनल रियल स्टोरी है, एक पर्सन की लाइफ के ऊपर है। अच्छा। जो प्रोड्यूसर है ना फिल्म के, अच्छा। उनकी लाइफ फिल्म बनी हुई है, तो उनका रोल मैं प्ले कर रहा हूँ फिल्म में। आप वो समझ कि एक कमर्शियल बायोग्राफी टाइप की है। बायोग्राफी ऐसे है। अच्छा, आपने इतने डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मतलब कोई भी ऐसा जिन्होंने किया, उनमें से सबसे अच्छा आपको कौन लगा कि जिसने आपसे काम लिया भी है और कोशिश की उसने? आई वुड से हसन रज़वी साहब, अल्लाह अच्छा। पाक मुझे जन्नत में जगह दें। बड़े अच्छे टेक्नीशियन थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। और ये वाहिद डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे अबू जी की वजह से नहीं लिया। अच्छा। उन्होंने मुझे खुद से इस वजह से लिया कि यार ये मुझे बच्चा इस रोल में मुझे अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने साइन किया। मैंने फिल्म की थी 94 में, खजाना। अच्छा। उसके डायरेक्टर थे हसन रज़वी। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। तो वो उस टाइम में फिर मैंने उनके साथ इकट्ठे काम किया था। तो ही वाज अ वेरी गुड टेक्नीशियन, जो जिनको पता था काम। जी जी। हाँ। सबके साथ माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं कहता हूँ मुझसे कुछ थोड़ा सीखने का मौका मिलता है, कि एक एक्टर हमेशा सीखता रहता है। जब आप कहो जी मैं मुकम्मल हो गया हूँ, उधर आप फारिग हो जाओगे। तो हमको सीखते रहना चाहिए। नया, अब जैसे आप बैठे हैं, मुझे कोई नई बात बताएंगे, नए तरीके से करवाएंगे, आई विल लर्न फ्रॉम दैट। तो ये करते रहना चाहिए आपको। अच्छा, ये बताइएगा कि उसको फिर आप आए, कम बैक दोबारा आपने जी, किया, अब वालिद साहब की वफात जी, के जी। बाद आप जब आए हैं जी जी और काम ले, आप उसी तरह लगे हुए हैं उसी काम में। जी जी। ऐसे तो ही है। आखिरकार आप जिस तरह आप हैं, आप टीवी की तरफ क्यों नहीं गए? यानी सिर्फ फिल्म को ही साथ जोड़ा हुआ आपने अपने? नहीं, मैंने, अगर आप मेरा अगर पहले का रिकॉर्ड उठा के देखे ना, मैंने जब स्टार्टिंग में 2001 से लेकर आगे का देखा, तो मैंने बीच में टीवी बहुत किया। मैंने कराची से भी सीरियल किए हैं, लाहौर से भी बहुत सारे किए हैं। 40+ सीरियल्स मेरे बेल्ट पे हैं। ठीक है। फिल्म्स मेरी ऑलमोस्ट लगभग अल्हम्दुलिल्लाह कोई 60+ हो चुकी हुई हैं, लेकिन सीरियल्स भी मैंने काफ़ी मैंने किए। लेकिन जब मैं इस दफ़ा जब वापस आया, तो मैं जब इंडस्ट्री की जब मैंने हालत देखी ना, अब की मैं बात कर रहा था, अब की बात। तो मेरे ज़हन में, दिल में ये बात आई, मैंने कहा यार ये लोगों के अंदर एक मेरे लिए वो भी है कि यार ये आया कुछ करेगा हमारे लिए। जी जी। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील होती थी। प्लस ये कि फोकस ज़्यादा फिर मेरा फिल्म पे हो गया। ठीक। तो फिर ये हुआ कि फिर बैक टू बैक फिल्में साइन करता चला गया कि यार इंडस्ट्री में
लोग वापस काम पर आए, तो वापस आए, जो बिल्कुल। टेक्नीशियन घर बेचारे बैठ गए, उनको और काम करना भी नहीं आता इसके अलावा। तो मैंने कहा यार इनके लिए इनका क्या कसूर है, इंडस्ट्री की तरह से बैठ गई है। तो मैं ट्राई करता उसको रिवाइव करने के लिए। फिर मैंने जब कोई 8-10 फिल्में मैंने कर ली और फिर मैंने उसको जब मैंने रिजल्ट स्क्रीन पे देखा तो मैंने फील किया कि कुछ चेंज होना जरूरी है। ये अगर इस डगर पे चलते रहेंगे तो ये मुझे भी ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे। ठीक है। तो फिर मैंने फिल्में थोड़ी देर कम करना शुरू कर दी। मैंने कहा यार आप मेरे पास अगर कुछ स्क्रिप्ट लेकर आते हो, अभी भी रिसेंटली 3-4 फिल्म मैंने ड्रॉप की इसी वजह से अच्छा जी। कि जी फलादा खड़ाक फलादा ये फलादा। मैं कह ये बहुत हो चुका है, अब नहीं, 2026 जा रहा है, कोई नई बात करो, कुछ अच्छा लेकर आओ। अगर आपने कम्पीट करना है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो यू हैव टू डू समथिंग न्यू। तो फिर लोगों ने कहा कि ठीक है हम फिर लिखवा, अब मेरे इसका अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोजेक्ट्स मेरे लिखवाए जा रहे हैं इस वक्त, और माशाल्लाह। मैंने उनको बताया है कि मुझे क्या चाहिए उसमें से, इसको ऐसा लिखो। तो अच्छी बात है प्रोड्यूसरों का मेहरबानी कि उन्होंने मेरी बात सुनी और समझ ली कि यार ये कुछ अच्छा करवाना चाह रहा है हमसे, तो वो उस पर वैसे लिखवा रहे हैं उसको। अच्छा ये बताइएगा कि राय साहब का जब दौर था, जी राय साहब के दौर में, और 3 दहाइयों तक उन्होंने काम जी किया, अल्हम्दुलिल्लाह से। और कहीं कहते हैं कि उनका इतना मकबूलियत थी कि नए लोगों को मौका नहीं मिलता था। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि ऐसा था? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अबू जी की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो कभी भी, क्योंकि वो अल्लाह ताला का खौफ डर दिल में था, दीनी बहुत ज्यादा थे, इसमें कोई शक और आजी में बहुत ज्यादा रहते थे हर दफा। नहीं। तो उनके अंदर ये बात कभी आई नहीं कि यार वन मैन शो होना चाहिए। अब आजकल अगर एक्टरों को आप देखें तो कहते हैं जी मैं वन मैन शो हूँ, मेरे सराउंडिंग में जो भी करना है सारा फोकस मेरे पे रहना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनमें ये आदत नहीं थी। आपको मैं मज़ीद बात बताऊं, शेर खान फिल्म आपने हाँ देखी जी होगी, बिल्कुल देखिए, सुपर फिल्म। हाँ सुपरहिट फिल्म है। उस दौर में इकबाल हसन साहब के पास काम नहीं था, नहीं था, बिल्कुल ठीक। तो सेट पे बैठे डिस्कशन होती है शेर खान का टाइटल किससे करवाया जाए, तो उन्होंने कहा जी मोहम्मद अली साहब से करवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने बुलवाया भी, उनका गेटअप भी लगा के देखा, उनमें सूट नहीं किया। अब्बू जी ने इसको सजेस्ट किया, कहते हैं यार एक बंदा अच्छा। है, एक बहुत अच्छा आर्टिस्टिक है, उसके लिए तो इतना ज़्यादा कुछ कम चौंधा भी हालात नहीं है, उन्हें बुला के लेके वो खा जाएगा। ये वर्ड से उनके कितना अच्छा कहेगा कि खा जाएगा। हालांकि उनका उनके तो हमेशा वो ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ, फिर स्पेशली बुलाया गया, वो सेट पे आए और फिल्म फिर उनसे साइन की, फिर फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। शेर खान का टाइटल दिलवा दिया इकबाल हसन साहब को। इकबाल हसन कौन करता है ऐसे? एक बंदा इतने अरूज पे हो गया भाई मैं हूँ, मेरे पे देखो। उन्होंने नहीं किया। तो अबू जी में आदत ही नहीं थी कभी यार कि मैं, तो हमेशा सबको साथ लेके चलते थे, नई कास्ट हो जाए पुरानी कास्ट हो जाए, हमेशा टीम वर्क, उनका हमेशा फोकस था टीम वर्क के ऊपर। तो ये लोगों ने गलत कॉन्सेप्ट बनाया कि जी ऐसा कहते थे कि यार मैं राय साहब की नहीं बात, मतलब कि उस दौर बोलिए इतनी थी ना। हाँ लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ उस दौर में। अब आप देखें जब अंजो आंटी आई हैं इंडस्ट्री में, वो तब भी वो भी नहीं थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साथ अटैच हुई, माशाल्लाह हिट हो गई। ऐसे बहुत से लोग अबू जी के दौर में नए आए हैं, लेकिन जिन्होंने मतलब है कि और वो क्लिक हुए अबू जी के साथ काम करने की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। नहीं कई ऐसे वाकयात भी हैं जिसमें आप पढ़े हैं, रानी बेगम घर में थी, उनको हाँ जी बेशुमार बस उन्होंने, मैं उस वाले से, मैं मकबूली के वाले से बात जी ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ये कि वो जब इतना बड़ा स्टार चल रहा हो ना, तो उसके साथ वो फिर ये होता है कि वो एक सूरज के साथ नहीं बाकी प्लैनेट्स रोटेट कर रहे होते हैं। बहुत सारे चल वो वाली मिसाल हो जाती है। सही। तो माशाल्लाह से अबू जी का था। अच्छा वो कुछ ये भी होता है कि जी अपना जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो चली और वो एक डगर चल गई थी, उसमें आप किसको कसूरवार ज़्यादा ठहराते हैं कि जो एक डगर पे जब फिल्में चलनी शुरू हो गई? देखिए बात कसूरवार ठहराने की नहीं, लेकिन बात ये जरूर है कि आई फील हमारे जो डायरेक्टर्स थे, हाँ जी, और हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, वो जी बार बार उनसे कहते थे यार मुझसे और काम भी करवाओ, मुझे आप लोगों ने एक टिपिकल स्टीरियोटाइप बना दिया हुआ कि यार यही मैं कर सकता हूँ, मुझे और काम भी आता है, मेरे को काम कराओ, मुझे और भी कराओ। हसन नकवी साहब वाहिद डायरेक्टर थे जो मुझे से कुछ डिफरेंट काम करते थे। उनकी मैंने तमाम फिल्में देखी, तो वो इसलिए शौक से करते भी थे उनके साथ काम, कि मुझे हमेशा एक डिफरेंट रोल में आते थे। वो मुफरिबुल हो, जिन्हें तो जो आप कहेंगे ना, उसमें वो मैंने हर उनको देखा, यानी वो वाहिद थे जो उनसे काम ले रहे हैं डिफरेंट स्टाइल्स में। जी बिल्कुल। तो ये हमें ये कहूँगा कि हमारे काफ़ी हद तक डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का मैं कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हाथ रहा है कि उन्होंने उनको कभी इससे बाहर निकलने नहीं दिया, हमेशा उन्होंने बहुत ट्राई की। लेकिन अबू जी का अगर आप आम जिंदगी में देखें तो उनको सूट्स पहनने, हैट्स पहनने, ये चीज़ें पहनना, पैंट शर्ट पहनना उनको बहुत पसंद था। ये लाचा कुर्ता, शलवार कमीज़ें, क्लैशन कोफे चीज़ें, ये उनका स्टाइल था ही नहीं, लेकिन उनको दे दिया गया और उसमें माशाल्लाह क्लिक हो गए। राका का मुझे याद है, जो आपकी तस्वीर भी लगी हुई है यहाँ पर, तो मुझे याद है जब बड़ा खूबसूरत गेटअप है ये, और ये डिफरेंट था उनका, और ज़माटा में उन्होंने किया। आप अगर देखें उन्होंने जवानी में ज़्यादा उन्होंने एजेड रोल ज़्यादा किए हैं, बाबा सदके देख लें और रास्ते का पत्थर देख लें, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं उसमें वाइट डर लगाया हुआ है, वाइट मूछें लगाई हुई और फुल जवान है, ओल्ड एक्टर्स किए हुए हैं। आप उससे परफॉर्मेंस देखें मुझे, जबरदस्त काम। तो बात ये कि वो कहते थे मुझसे डिफरेंट कुछ काम करें, लेकिन बस वही वाली बात है कि हमारे डायरेक्टर से समझा जी कि इससे अगर हटेंगे तो पता नहीं क्या हो जाना है। हाँ जी, आपको एक्टर को ट्राई तो कम से कम करना चाहिए और रोल में बड़ी पसंद भी कर सकती है उसको।
टेडी शिफ्ट का रिवाज शुरू हुआ था, इसकी क्या वजूहत थी, क्यों ऐसा शुरू हुआ? हाँ जी, टेडी शिफ्ट का ये था कि अबू जी ने ये इजाज़त इसलिए की थी बिकॉज बहुत से काम का इतना बर्डन था हाँ जी कि 12-12 घंटे भी कम पड़ रहे थे। जी। तो उन्होंने ये कहा कि यार अर्ली मॉर्निंग की 7 से 10 बजे की शिफ्ट रख लो, जिसका कोई पैच वर्क रह गया फिल्म का, कोई पेंडिंग काम रहता छोटा मोटा, सुबह कर वो सुबह सुबह कर ले करेंगे। वो गाने का पोर्शन रह गया, वाइंड अप करेंगे, तो वो 7 से 10 में कर ले करेंगे। फिर मेरा आगे पूरा 2-2 घंटे, तो 2-2 घंटे हर जगह पे देते थे मैनेज करने के लिए, मैनेज करने यार टाइम ही था। हाँ जी, टाइम था क्योंकि उनकी 2-2 साल की डायरी में डेट्स बुक होती थी पहले से। हाँ जी। तो टाइम था ही नहीं, तो बीच में एडजस्ट करने के लिए उन्होंने कहा टेडी शिफ्ट इजाद कर लेते हैं। उससे बहुत से एक्टर्स बेचारे वो हुए भी कि राय साहब साडा की कसूर है सुबह सुबह सानू भी आना पैना क्या ये पुत्र कोई खुरम बारी साहब ने भी बताया हाजी साहब आ जाते थे। हाँ जी, वक्त पड़ा होता था बिल्कुल ऐसे ही यार कमाल। वो पहला आदमी हमने देखा है, वाहिद आदमी जिसने वो लेके उसको जी वो आए हैं और वो बैठा होता था, वक्त पड़ा होता था या हाजी साहब आ गए ना काम करो। बिल्कुल ऐसे वो इस तरह का था। अच्छा ये बताइएगा कि अपना ये हमारे जो अभी जो फिल्म फंड करण हाँ जी जो चल रहा है, तो ये क्या समझते हैं कि फिल्म बहाल हो जाएगी? इतने से तो नहीं होगी इसमें और काफी डालना पड़ेगा, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, एक कदम लिया गया। फाइनली बहुत सी हुकूमतें आएंगी, उन्होंने अनाउंस किया करेंगे, नहीं हुआ, किसी ने किया, अब प्रॉपर्ली इस पे काम हो रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन मेरे हिसाब से हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर अल्लाह ताला ने एक मौका दे दिया है जी जी तो उसको प्रॉपर तरीके से टेकअप करें और उनको ये दिखाएं कि हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आपने फिर भी वही फिल्में बनानी है उन पैसों के साथ, तो फिर क्या होगा उसका? वो तो वन टाइम चांस देंगे, उस पर खत्म हो जाएगा। तो पंजाबी फिल्म को रिवाइव करने के लिए या पंजाब से जरूरी है कि सब अपना अपना रोल प्ले करें। आप डायरेक्टर हैं, आप एज ए डायरेक्टर अच्छा रोल करें, मैं एक्टर हूँ, मैं एज ए एक्टर अच्छा रोल करूँ। और सबसे बड़ी एक अलमिया ये भी हमारे यहाँ आ चुका है कि वो मेकर्स नहीं रहे। अब अबू जी के दौर में मेकर्स थे ना, बड़े बड़े नाम थे, डायरेक्टर्स थे, वो बड़े बड़े नाम चले गए, दुनिया से चले गए बेचारे। बिल्कुल। अब जो लोग रह गए हैं 3-4 हमारे पास लोग, उनको ये चाहिए कि 2026 की बात करें, 2080 की बात ना, 1980s की बात ना करें। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर इनको मौका दिया गया तो उसमें कुछ काम करना चाहिए अच्छे स्क्रिप्ट के साथ। अच्छा ये तो आप ठीक कह रहे हैं, ये भी बात, लेकिन एक सबसे बड़ा और भी मसला आ रहा है, शायद आपके भी इल्म ही है। जी जी। वन स्क्रीन सिनेमा वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो बड़ी तफरी थी, मतलब सस्ती, वो तो है नहीं। तो ये फिल्म लगाएंगे कहाँ पे? ये क्या ये आपको नजर आ रहा है कि ये भी एक गैप है इसमें? ये बहुत बड़ा गैप है। देखिए बात ये आती है कि आपका चैनल आप चला रहे हैं, उसमें अगर आप सॉफ्टवेयर कुछ डाल ही नहीं रहे उसमें चलाने के लिए, तो वो कैसे चलेगा? अभी सिनेप्लेक्स माशाल्लाह काफी बिजनेस कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन वो भी टाइम में फारिग हो जाएंगे अगर उनके पास चलाने के लिए कुछ नहीं होगा तो। जी जी। तो ये सिनेमास के साथ यही हुआ है, सिंगल स्क्रीन सिनेमास के साथ यही हुआ है कि इनके पास चलाने के लिए कुछ नहीं, बजट्स वहीं के वहीं खड़े हुए, एक्सपेंसेस वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमारी इंडस्ट्री को चाहिए था कि उस टाइम में बैक टू बैक फिल्म देते। अबू जी के दौर में फ्राइडे को 5-5, 10 फिल्में एक टाइम में लगती थी और हर वीक लगती थी। कभी आपको याद होगा अखबार को पूरा पीछे पेज भरा था, वो पढ़ा होता था। तो उसकी क्या वजह थी कि ईद पे तो राशि होता था कि यार मेरी लग जाए किसी तरह, यानी वो पता नहीं चला लगा। यही मैं चाहता था कि वो दौर फिर से आए कि सिनेमास भर जाएं लोग, लेकिन उसके लिए बैक टू बैक फिल्म देनी जरूरी थी, इन्होंने नहीं किया। तो ये जो फिल्में बना रहे हैं इस पे आप वही आपने बात कर दी है जी। तो ये जो मौजूआत का ये इन्होंने निकाब किया, ये इसके ऊपर क्या करें, क्या ये कर रहे हैं? ये देखें मेरे हिसाब से, क्योंकि खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें मिल जाएंगे। अच्छा। अब जो उनको मिल गए हैं तो उनसे वो मेंटली तौर पे रेडी नहीं थे इसके लिए। अच्छा। कि हमें इसको टेकअप कैसे करना चाहिए। तो वो अब मेरे हिसाब से जो 2-3 प्रोजेक्ट्स भी हमारे चल रहे हैं, ये तो चले जैसे कैसे हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो बनेंगी मुझे उम्मीद है कुछ बेहतर बनेंगी मेरे हिसाब से। अच्छा। नई बात होगी, अच्छी बात होगी। और देखें अब हमारे पास सबसे अच्छी बात जो ये लोग नहीं देख रहे, पाकिस्तान तो है ही है, वी हैव इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स नाउ। हमारे पास दुबई है, कनाडा है, यहाँ तक कि अमेरिका में भी कुछ लोग आके लग सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा कंटेंट बनाएंगे तो फिर ना जो वहाँ पे लगे। अच्छा ये फरदौस जमाल का जो मामला हुआ था अब उस पे ये वो तो आप क्या समझते हैं कि ये कौन कसूरवार था? देखो उन्होंने तो बात कर दी, तो इस पे किसकी जिम्मेदारी बनती थी कि ये जब बात हुई है जी जी तो इस पे कसूरवार कौन है? देखिए उन्होंने तो कर दी ना बात। देखिए तो पहली बात तो ये है कि कसूरवार जिन्होंने बोला वो है, पहली बात तो ये है। ठीक है, मैं आपको ला कहता रहूँ कि यार आपने यहाँ पर ये बात बोल देनी, आपका अगर जमीर नहीं मानेगा वो नहीं बोलनी चाहिए ना। नहीं बिल्कुल, पहली बात तो कसूरवार खुद से वही है जिन्होंने बोला है। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने उसको एडिट नहीं किया, उसको उन्होंने उसमें से निकाला नहीं उस टॉक शो में से, तो उनको चाहिए था कि इन चीज़ों को रेटिंग लेने के चक्कर में ऐसी आप लेजेंड्स को क्यों छेड़ते हो? सुल्तान वाहिद साहब हैं, मैडम नूरजहां हैं, फतेह अली खान साहब हैं, सो ऑन, मेहंदी हसन साहब हैं। अब मैं बैठ के यहाँ पे किसी बात तो तबसरा करना शुरू, मेरा लेवल नहीं है भाई कि मैं लेजेंड्स को हाथ लगाऊं। हाँ आप क्यों उनको छेड़ते हो? सही
जब अल्लाह ताला ने उनको मुकाम एक रुतबा दे दिया है, आपके कहने से उनको फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फिर आपके साथ बिहेवियर होगा, जो उनके साथ हुआ है, फिर ऐसा होगा ना। मैं कहता हूँ कि मैं एज अ सन होने के हिसाब से मैंने जवाब दिया उनको, जो मैंने दिया। कोई भी बेटा हो, चाहे शोबिस से है या नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं करे उसके बाप के बारे में बंदा भी उल्टी सीधी बात करे। नहीं करना भी नहीं चाहिए, गैरतमंद बेटा को नहीं करना चाहिए। मैंने यही किया। तो आई थिंक ये हमारे चैनल्स वालों को थोड़ा सोचना चाहिए कि यार रेटिंग लेने के चक्कर में करने और बहुत सी चीज़ें हैं, वो कर लो, कुछ बेहतर कर लो उसको। आप हमारे हमसाया मुल्क में देखें, वो अपने लेजेंड्स को पूजते हैं। बुरा बात तो उनके बारे में करना, सोचना तो अलग बात है। वो इतना उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको पूछते हैं कि यार के बारे में बात बंदा गलत सुनता ही नहीं कभी भी, बिकॉज दे नो कि उनके लेवल्स क्या हैं। तो आप नहीं ऐसी बात करो ना। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल, राय साहब के इतना माशाल्लाह 30 साल, हमारा एक स्टार और भी था जो उसके बाद जी। तो लोग कहते हैं कि यार अगर ये कंटिन्यू काम कर रहा होता ना तो शायद कम से कम फिल्म इंडस्ट्री चलती रहनी थी। ये बात मेरी बहुत दफा डिस्कस हुई है और मैंने बात कही है कि ये बहुत कम अल्लाह ताला किसी को ऐसा चांस देते हैं जिंदगी में कि दोबारा उसका कम बैक इस लेवल पे हो जाए। हो गया, क्योंकि दफा नसीब बंदा फ्लॉप हो गया तो फारिग जी ये वाहिद बंदा था, इसको दोबारा से अल्लाह ताला ने मौका दिया, लेकिन द वे ही हैंडल थिंग्स बहुत गलत था। मैंने ये बात लिटरली मतलब है कि एक तरह की समझे कि उसके मैंने मुंह पे भी मैंने एक दफा कह दी थी कि भाई बात ये है कि अगर थोड़ा सा अगर आप तरीके से लेके चल जाते ना तो आज ये हालात नहीं होने थे। कम से कम ये जिंदा रहती कम से कम। अब्बू जी का लेवल तो आप टच नहीं कर सकते हो ना, आपसे होना था, लेकिन एटलीस्ट वो लिबास पहना के आपको चलाने की कोशिश की गई तो आप कम से कम इसको लेके चलते रहते। लोग आपको देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात थी। आपको मसला सेटअप भी बन रहा था, काम भी अच्छा हो रहा था, लेकिन आपने जब वो ये किया कि नहीं जी मैंने अपने तरीके से करना है तो और मैंने इंडस्ट्री को नहीं जिंदा रहने देना, तो वो फिर ऐसे ना लोगों के चूल्हे बुझ गए। यानी इसका मतलब इंतकाम लेने आए थे वो बेसिकली। इंतकाम तो कई कहते हैं, कई लोगों का इंतकाम नहीं, लेकिन बात ये जब वो फ्लॉप हुआ था ना उसके साथ भी लोगों ने अच्छा बिहेवियर नहीं रखा, हमारी इंडस्ट्री के लोगों ने अनफॉर्चुनेटली। वो तो उसको बहुत साथ मिसट्रीटमेंट किया गया, जो भी था। लेकिन मेरी आपके साथ खुंदरबाजी 2-4 लोगों से हो सकती है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री से तो नहीं हो सकती। आज जिनका सिस्टम चल रहा है, जैसे राय साहब, आप यही देख लेते हैं बिल्कुल कि यार बिहाइंड द कैमरा जो लोग खड़े हैं उनका क्या कसूर है। अब 2-4 लोगों से अब निबट लो, आपको अल्लाह ताला ने मुकाम दे दिया, पहले बात तो वो भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ कर दो, जैसे अबू जी माशा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज चलो आपने लेना ही है, लेकिन 2-4 लोगों को निबट लो ना। आपने तो कहा जी कि मैंने चूल्हे बुझा देने हैं, मैंने इंडस्ट्री को ताला लगवा देना है, आपने करके दिखा दिया। अच्छा, नहीं एक और भी मसला था, चलो ये तो था, फिर अपने साथी फनकारों के साथ जैसे पहले भी हमने बात की है ऐसे कि यार इसको ऐसे कर दो, और कई लोग इसी वजह से बेचारे। मैं इसका मानता हूँ कि हमारे डायरेक्टर्स कसूरवार हैं। अच्छा जी। इस चीज के लिए, बिकॉज़ इसमें वो अदाकार का उतना रोल नहीं। देखिए मैं डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, मैं डायरेक्टर हूँ, किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए कि मेरे कैमरास को मेरी चीजों को अंदर आके इंटरफेयर करे। आप एक्टर हैं, आप अपना काम से काम रखिए। जब उन्होंने हैंड ओवर आपको कर दिया और खुद बैठ गए साइड पे होकर देखने के लिए, सीखिए जो मर्जी मन में आए करें आप, जहाँ मर्जी कैमरा रख लें, जहाँ मर्जी स्क्रिप्ट को काट दें, ये मुझे नहीं बोलेगा, ये मुझे नहीं मारेगा, मैं इतने बजे नहीं आऊंगा, मैं इतने बजे नहीं करूंगा, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सही, तो फिर तो मैं मनमानी करूंगा भाई, जैसे मेरा मन करेगा। पहले वक्त में डायरेक्टर का खौफ होता था कि नहीं यार वो मुझे कुछ कहना दे बात ही खत्म होगी। लेकिन बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती थी। आज जो हालात इंडस्ट्री के हो चुके हैं ये नहीं होने थे अगर कुछ बेहतर तरीके से अगर किया जाता, उसको मेरे साथ कंटिन्यू चलती रहती है। अच्छा, अभी फिर उन्होंने कम बैक करने की कोशिश भी की है, खैर उन्होंने खुद भी, अब फिर क्यों आए हैं वापस? ये अभी आप जब कह रहे हैं मैंने करना ही नहीं तो फिर आपने किया भी है, तो आपने देख भी लिया, क्या हुआ फिर? बस बात वही आती ना कि ऊपर अल्लाह ताला तो है ना। हाँ जी। बात ये है कि इंसान जितना मर्जी भी कुछ सोच ले कर ले, बात ये है कि बहुत लेट कर दिया, बहुत लेट कर दिया। मतलब ये कि थोड़ा सा पहले अगर ये फैसला ले लेते तो शायद कुछ और बात होती। अब ये जो फैसला लिया गया तो आई थिंक अब ज्यादा देर हो चुकी है, पब्लिक को वो वेट नहीं है, अब वो इंतजार नहीं है जो पहले कुछ अर्सा तक रहा स्टार्टिंग में कि यार क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा। वो करते 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 वो कहते हैं दिया बिल्कुल जब बुझ गया तो अब आप आ रहे हैं उसको जलाने के लिए, तो वो कहाँ चलेगा। राय साहब के जो कत्ल जी बहुत बड़ा, आज तक वो हल नहीं हो सका, ऐसे ही उस वाले से अभी तक आपके जेहन में कौन से सवाल आते हैं कि क्यों ये मामला अभी तक? देखिए सवालात तो नहीं, बस एक सिंपल सी बात है कि केस को हल होना बहुत जरूरी था। ये बहुत सिंपल सी चीज थी, ये कब का रिजॉल्व हो जाना, 30 साल गुजर गए हैं और हमारी यही बात होती है कि यार, क्योंकि देखें लीगल तरीके से अगर आप करने की कोशिश करेंगे ना, मेरी कोशिश यही रहती है कि हर चीज लीगल तरीके से की जाए, कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए। जी जी। तो बात वही आती है कि ये उस तरीके से काम होने बहुत जरूरी थे और कब का केस सॉल्व हो भी जाना था, लेकिन बस हमारे कह लेंगे इदारों ने प्रॉपर तरीके से इसको टेकअप नहीं किया जैसे करना चाहिए था। अगर प्रॉपर हो जाता तो शायद आज ये सारा सर अभी भी बंदा जिंदा है,
हाजी यासीन इसका नाम, जो अबू जी के साथ उनका वो ड्राइवर भी था, असिस्टेंट भी था, वो भी जिंदा है। बूढ़ा हो गया, काफी एज का हो गया, तो खैर वैसे उसके साथ अनकरीब आवाज ही आ जाने की चला गया वो। उसको प्रॉपरली बुला के प्रॉपरली से अगर इंटेरोगेशन की जाती, उसने बता देना था। देखिए दो चीजें होती हैं, या तो मैं आपको डराऊंगा धमकाऊंगा कि खबरदार कुछ बोले आते, हाँ जी, या कहूंगा यार फड़ भाई वैसे चुप सही। कर जा, दोनों एक बात ही होगी ना। अब चशमदीद गवाह तो वही है ना। बिल्कुल यार, हम दो ये लोग बात बैठे थी। हुए हैं, एक बंदा आता है मुझे गोली मार के चला जाता है, आप देख रहे हो किसने मारी है, कैसे मारी है, और आप बोल ही कुछ नहीं रहे हो। एक कच्चा सा बोगस किस्म का बयान आपने बनाकर 30 साल से उसको अपने लूप में लगा लिया हुआ जबान की, जी जी, वही बोली जा रहे हो, वही बोली जा रहे हो। नजर आ रहा है कि यार ये नहीं है सच्चाई, जो वो कह रहा है, जो वो कह, सच्चाई हाँ, वो है जो छुपाई जा जो रही छुपाई जा रही है। और क्यों छुपाई जा रही है, अल्लाह आलम। देखिए बात ये है कि उसके हमारे घर को तो जो नुकसान उनके जाने से हुआ है, सबसे बड़ी बात है बाप हमारा छिना गया हमारे है। से। इंडस्ट्री की जो हालत तुमने कर दी, वो एक शख्स के वजह से जो साथ था, तुमने हजारों लोगों का तुमने निजाम तबाह कर दिया। स्टूडियो बिक गए यार, आप देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि राय अल्लाहु साहब, अकबर। आज राय साहब जिंदा होते थे क्या फिल्म इंडस्ट्री की ये हालत होती? नहीं होनी थी, बिल्कुल भी नहीं होनी थी। देखें अबू जी ने 30 इयर्स रूल किया है, उन्होंने इंडस्ट्री को जिंदा रखा हुआ था। जी, अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत तौफीक दी हुई थी। आपके पास गए हैं, देखा अगर आप खामोश बैठे हैं, पुत्री क्यों है, लाला जी काम नहीं है, डायरेक्टर हैं, फेमस भी हैं, काम नहीं है, चलो से बाद पैसे दे दे यार उन्होंने, बेटा काम स्टार्ट कर, सेट तैयार जाएंगे, बारिश कर जी बिल्कुल इसी तरह। ऐसे कौन करता है, कोई नहीं करता। उन्होंने देखा यार टेक्नीशियन के पास काम, वो हर किसी के अंदर घुसे रहते थे यार कि मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ ताकि इंडस्ट्री जिंदा रहे, चलती रहे। मैं आपको ये शर्त से बात कर सकता हूँ कि इंडस्ट्री का ऐसा एक भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है जिसके पास अबू जी के पैसे वापस ना गए, एक बंदा भी ऐसा नहीं, सब में पैसे हमारे देने होंगे जो उन्होंने अबू जी ने छोड़ दी उनको ना। तो मतलब कहने का ये कि उन्होंने क्यों किया, ये नहीं था कि उनकी सखी तो माशाल्लाह थे ही, वो बहुत ज्यादा उनके अंदर ये था, सखावत माशाल्लाह बहुत करते थे, लेकिन ताकि लोग काम करते रहे, चलता रहे। सही। तो ये वाली बात है कि उन सब लोगों का निजाम तुमने तबाह कर दिया और तुम अभी तक झूठ पे झूठ बोली जा रहे हो। बता दो, अब तो तुम्हारे आखिरी रीलें चल रही हैं, हाँ जी, किसी को तुमने मर जाना है तो बता ही दो, हाँ बता दो भाई कि ये हुआ था, इन्होंने करवाया था, फिर हम जाने और वो जाने। सही। अच्छा ये बताइएगा कि वालिद साहब की वफात के बाद आपकी जिंदगी में बड़ा क्या असर पड़ा और कैरियर पे क्या असर पड़ा, क्या चीजें? कैरियर पे तो खैर मैं जैसे मैं स्टार्टिंग में भी कहा, उसका तो मैं खुद से जिम्मेदार अपने को ठहराता हूँ। अबू जी के जाने की वजह से उस पर कोई वो नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि हाँ जी उनके जाने के बाद हमारे ऑब्वियसली बात है, एक सडन जो चीज़ होती है ना, अचानक से हो, बंदा बीमार हो, आप तीमारदारी करें, आहिस्ता आहिस्ता आपसे चला जाए, वो फिर भी आहिस्ता सबर आया था, जो दम से होता है ना तो ऐसा शौक, हाँ जी, तो वो शौक में से निकलते निकलते बहुत टाइम लग गया। ये यहाँ तक हो गया था कि मैं इंडस्ट्री छोड़ के वापस अमेरिका चला गया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे साथ अभी तक हुआ क्या। तो वो रिवाइव करने में, समझने में उसकी, लेकिन ऑब्वियसली बात है 30 इयर्स गुजर गए हैं, हमें अभी भी ऐसा लगता है कल की बात है, यकीन ही अभी तक नहीं आता है, शूटिंग पे गए हैं, कहीं आउटडोर शूटिंग पे गए हैं, उन्हें वापस आ जाना ऐसा लगता है अभी भी। क्योंकि लोग जो मिलते हैं माशाल्लाह से वो अभी तक इतना प्यार करते हैं, मुझे के फैंस, आप यकीन करें, इतने दिन के आशिक हैं। अब तो खैर ये कभी आया करें बाहर, देखें अपने लोग कैसे आए होते हैं मिलने के लिए, कहीं कहीं, हाँ जी उनके गेटर्स में भी आए होते हैं, उनको प्यार है, मैं तो उधर भी गया इजहार करते हैं राय साहब के, हाँ जी हाँ जी, मैं तो हैरान हूँ, बिल्कुल ऐसे आज भी लोग माशाल्लाह वैसे ही प्यार है कि अल्लाह ताला की खास रहमत उन पर रही है जिंदगी में भी, उनके जाने के बाद भी अभी भी लोगों के काम आ रहे हैं, लोग गेटअप कर करके वो लोग अपना किचन चला रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उनका चल रहा है ऐसे। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, जितने भी स्टार्स हैं हमारे, उनके घर हैं या उनके जो भी था, वो सारा लोगों ने बेच बूझ दिया और खत्म कर दिया, आप उनकी मिरास को लेके चल रहे हैं, और ये घर जो खास, ये बताइए कि घर बना कैसे था, इसकी कोई खास क्या चीज है, को बड़ा खूबसूरत एंटीक है ये घर? नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है। देखिए अबू जी ने, मुझे इस घर के अंदर ये खाली घर नजर आता है, मुझे लगता है कि इसमें अबू जी की खून पसीने की मेहनत गई हुई है। अच्छा, हर जगह पे मुझे उनकी एक चीज नजर आती है, मैंने बहुत शौक से बनवाया था उसको, ये फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड हुआ था। और जिसकी जो छोटी सी स्टोरी वो ये है कि अबू जी यहाँ पर ना, जब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जब ये लाहौर लेने अभी आए थे, तो यहाँ पर उनके दोस्त होते थे चंगेजी इनका, तो उनके पास होती थी साइकिल। हाँ बिल्कुल, उनसे तो बड़ा, हाँ, तो उनके साथ ना वो चाहते थे, तो अबू जी पीछे बैठते थे, तो उन्होंने जेब में चने डाले, थोड़े वो खा रहे हैं, साथ थोड़े से वो खा रहे हैं, और यहाँ से गुजरते कहते थे यार चंगेजी कदी को मैंने अल्लाह ताला ने वक्त देता ना, तो मैं घर बनाना है यार, उन्हें बड़ी जगह बड़ी पसंद है। अच्छा, तो सामने बाग गया, सामने में घर बनाना है, तो वो ऐसे दोस्त कहते हैं हाँ यार अल्लाह खैर करे, करांगे, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ओपन थिएटर में अजमल खान साहब होते थे, उनको देखने के लिए जाते थे वो, उनकी एक्टिंग की, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उनको अपना बड़ा मानते थे वो। तो वो जब भी जाते थे उनके पास बैठना, उनसे सीखना, देखना, तो यहाँ से उनका गुजर अक्सर होता था। तो फिर एक वक्त आया, अल्लाह ताला ने वो टाइम लेकर आए, तो उन्होंने जगह दी, उसको फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया माशाल्लाह से। तो उनको मुगलिया स्टाइल
बादशाहों का बड़ा पसंद था। अच्छा तो इसलिए आपको घर में पूरी हर जगह पे एक मूलिया स्टाइल नजर आएगा, तो किला घर सारा माशाल्लाह बना हुआ है। अच्छा जी। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो इसकी मस्जिद भी हुआ करती थी। हाँ जी, वो अबू जी के दौर में उन्होंने बनवाई थी बिल्कुल, और इसमें माशाल्लाह फिर अबू जी के होते हुए बहुत ज़्यादा नमाज हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा था। लेकिन फिर उनके जाने के बाद मैंने फिर बात की, मौलवी हजरात से पूछा, तो कहा बेटा बात ये है कि मस्जिद की एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप पूरी नहीं करोगे तो आपको स्वाब की जगह नुकसान होना शुरू हो जाएगा, तो उसको आप खत्म मत करो, लेकिन इसको आप क्लोज फिलहाल अभी कर दो। अच्छा। ताकि इसका ना मस्जिद का जो मेहराब होता है फिनिश करवा दो उसको। अच्छा अच्छा। तो इसको एक रूम की शक्ल दे दो। चलो मैं फिर उनके जाने के बाद ये किया कि मैं उसको क्लोज कर दिया। अब ये जो घर है, तो कब आप जिस तरह कमर्शियल मार्केटें होती जाए, कहीं आपको ऑफर्स आई कि यार ये घर हमें दे दें, और हाँ नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी ऐसी बात कभी बाहर हुई भी नहीं। हाँ ये कभी अमेरिका सब चले गए हैं, मैं भी चला गया हूँ, घर ताला लगा हुआ, तो पीछे बहुत दफा खबरें ऐसी हैं जी कारें बेच के चले गए, अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, यहाँ पे कोई है नहीं रहता। फिर मैंने कहा किसी एक को यहाँ पे होना चाहिए। मैंने भाई से मैंने बात की, वो कहते हैं कि यार हम तो अमेरिका में, तुम्हारा है तो तुम चले जाओ, मुझे बाहर यहाँ पे रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी अबू जी की एक वो लेगेसी भी कैरी है, प्लस एक दोस्तों के साथ। वैसे भी ना मुझे आई लाइक मोर पाकिस्तान, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, मिट्टी खींचेगी लगता है घर आ गए, तभी आप आ जाते हैं। मैं घर आया तो मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक फिल्म का भी आप अनाउंस किया था, जैसे लेजेंड ऑफ मौला जट बनी, तो आपने कहा मैं भी फिल्म बनाऊंगा ये जो बनी है। हाँ जी हाँ जी। तो वो सन ऑफ मौला, तो उसका क्या अपडेट क्या है इस वक्त अभी? उसकी अपडेट असल में ना फिल्म हमारी बहुत लेट हो गई हुई है, बिकॉज ऑफ नासिर अदीब साहब की वजह से भी कह सकता हूँ मैं, बिकॉज उनको उसका एडवांस चला गया हुआ है। अभी तक उन्होंने समय इसका कोई वन लाइनर भी अभी तक नहीं दिया। अच्छा। ये बहुत सारा काम और भी कर रहे हैं, तो वो जो प्रोड्यूसर है उनका माइंड ये है कि फिल्म जो है वो कुछ और तरीके से बनाई जाए। ठीक है। तो मेरा भी माइंड यही है कि अबू जी की जो 79 की जो ऑडियंस थी, हाँ जी, और अब जो 2026 की ऑडियंस है, वो दोनों पसंद करें उसको। अच्छा। तो इसलिए मेरी स्क्रिप्ट पे बड़ा मेरा फोकस है कि वो इस लेवल का होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, वालिद साहब की कौन सी ऐसी आदत जो आपको आज तक याद है? मतलब ऐसी होता है ना कि यार ये चीज उनकी बड़ी कमाल थी, बाकी चीजें तो बेशुमार है ऐसे। उनकी क्या हम्बलनेस में कहूँगा। अच्छा। बहुत हम्बल थे, मतलब है कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक सब्र का कैसा लेवल डाल दिया हुआ था, और बहुत लविंग, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लविंग है। हर बात बच्चों के साथ होता है, लेकिन मैंने इनको आम भी लोगों के साथ देखा है तो बहुत प्यार से मिलते हुए, और उनकी वो जो नेचर थी ना, मतलब है कि लोगों को अपना बना लेना एक मुलाकात में, वो मुझे उनकी आदत बड़ी पसंद आती थी। और स्पेशली जितना मैं समझना शुरू हुआ दीन को, तो मुझे ये समझ में आया कि माशाल्लाह उनका जो लेवल था, जो अटैचमेंट थी दीन के हवाले से, वो तो एक और लेवल पे चीज़ थी। मुझे उनकी वो बात मुझे बड़ी पसंद थी कि अगर जो मर्जी हो रहा है, उन्होंने शूटिंग रुकवा के उन्होंने अजान की ऐसे आवाज़ सुनी, उन्होंने नमाज पढ़ ली है, अपने फ़र्ज अदा करने हैं, उसके बाद शूटिंग फिर से स्टार्ट कर देनी है। तो उन्होंने पीछे ब्रेक लेना था, तो उन्होंने ये नहीं कि खाली दीन को रखा या दुनिया को, उन्होंने बराबर लेके चले। सही। ये मुझे उनकी आदत मुझे बहुत पसंद है। तो कुछ चीज़ और याद आती हो कभी जिंदगी में उनके? या तो ट्रैवलिंग साथ करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी कभी ट्रैवल करते थे, अच्छा, तो उनको ना बेसिकली बाय रोड ट्रैवल करना बहुत पसंद था। गाड़ी में बहुत सफर। ड्राइव करते थे। तो हमारा घर इस्लामाबाद में था, तो हमने फिर यहाँ से इकट्ठे निकलना, तो जब भी जाना उनके साथ। तो लेकिन ये था कि जब भी कभी मुझे साथ निकलते थे, हमें अच्छा भी लगता था, लेकिन सेम टाइम हमें पसंद नहीं भी आता था, बिकॉज पब्लिक में उतना घेर लेती थी कि वे रुकते थे, हम कुछ खाने पीने के लिए रुकते थे, ब्रेक मारते थे। तो वहाँ पे मतलब मैं आपको ये बताऊँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा लेवल अल्लाह ताला की रहमत से सुपरस्टारडम का मैंने किसी और का नहीं देखा आज तक। इसलिए कहना कि मेरे वालिद हैं, मैंने देखा ही नहीं। मतलब इतने सारे लोगों से मिलता हूँ मैं, यार मतलब है कि उनके अभी गाड़ी में उतरे भी नहीं है, तो लोगों ने पहले ही पहचान लिया कि राय साहब की गड्डी है, तो अब ऐसे उन्होंने घेर लिया है। अब हम लोगों ने उतर के खाना पीना किया, वहाँ से गाड़ियाँ फिर भगाई हैं और फिर आगे निकल पड़े। लेकिन उनका ये होता था कि जहाँ की होते थे तो उन्होंने लोगों से मिलते भी थे, ये नहीं किया कि किसी को पीछे हटाना, नहीं, जब भी डाल के प्यार से मिलना। तो वो अगला बंदा वैसे ही होता था यार। वो तो ऐसे सुना है, ऐसे वाकयात हैं कि डाकू जो है उनको सलूट मार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बताइएगा कि एक बड़ा इमोशनल सा है, अगर आज राय साहब होते तो क्या बात करते अगर आज बैठे होते आपके सामने? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर वो होते तो उनसे मैंने बहुत कुछ अब सीखने का टाइम था। अब मेच्योरिटी में थोड़ा सा आया था मैं, तो जो चले गए बहुत छोटा था, तो मैं यकीनी बात है उनसे दुनिया के हवाले से, दीन के हवाले से और चीज़ों से सीखता। माशाल्लाह वो एक समुंदर थे, मैं कहता हूँ। उनको पढ़ना इतना पसंद था, बुक्स उनके भी रूम में पढ़ी हुई हैं बहुत सारी, और रात को उन्होंने पढ़ के सोना, पढ़ के पढ़ना है उसको, और कुरान पढ़ के उन्होंने सोना है, और सुबह फजर के टाइम उन्होंने फजर पढ़ के सोना है। ये उनकी रूटीन थी। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि कभी हम इकट्ठे बैठते तो उन्होंने तबसरे फिल्मों पे करे होने थे बैठ के। क्या अब अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। शायद हो सकता है उनको मैं कहता हूँ, आप डायरेक्शन में आए, आपने बहुत काम कर लिया, आप बिहाइंड द कैमरा के बाद बैठे आराम से और आप डायरेक्शन में,
मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे डायरेक्शन में कभी आते, अच्छा अगर होते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फिल्म बना सकते थे। अच्छा, इसी से एक सवाल निकल रहा है, तो वो ये कि अगर वो जब आप काम कर रहे थे एज एक्टर, तो कभी डिस्कस होता था प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपने काम से कहना कि यहाँ पे थोड़ा नहीं, अच्छा इतना टाइम नहीं होता था। अच्छा। मतलब आप ये समझ लें कि सुबह जब उन्होंने जाना हम सोते थे, रात को उन्होंने हमारी मुलाकात होनी उनसे, ठीक है। सेट पे इकट्ठे कभी हो गए तो चले गपशप चल रही है, लेकिन वो भी कभी यही सोचा कि प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात हो रही है, आम बातें गुफ्तगू से होती है। अबू जी के साथ हमारा ना बहुत फ्रेंडली माहौल भी था, लेकिन सेम टाइम एक एहतराम भी बहुत ज्यादा था। अच्छा अच्छा, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट का दायरा था, जिसकी वजह से कभी हम लोगों ने वो कभी क्रॉस नहीं करते थे उनके साथ। सही सही। लेकिन ये है कि वो होते हैं कि बहुत जाबर किस्म के बाप होते हैं, डांट रहे हैं, मारने वाले, कभी तो उन्होंने ऐसे भी नहीं किया होगा। मैं उनकी मसरूफियत इतनी थी, टाइम नहीं, उनकी नेचर नहीं थी। अच्छा, नेचर उनकी नेचर ही नहीं थी। वो जितने स्क्रीन पे एग्रेसिव थे उतने ही ऑपोजिट घर में थे। अच्छा, बहुत ही ठंडे दिमाग जिस के, तरह वो नजर आते थे बहुत ही नफीस उनका, उनकी मेंटालिटी चीजें, और वो आपको इतना प्यार देने वाले शख्स है कि कहते हैं एक मुलाकात, तो खैर मिले भी माशाल्लाह उनसे, कि एक मुलाकात में उन्होंने माशाल्लाह आपको अपना बना लिया, इसमें कोई शक नहीं, अपने अखलाक की वजह से। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि जैसे बायोग्राफी बनती है और राय साहब का जितना काम है, कैरियर है और एक कंट्रीब्यूशन है और पूरी दुनिया मानती, उनके ऊपर बायोग्राफी है प्लान ऐसा फ्यूचर? बिल्कुल, हाँ जी, इंशाल्लाह हमारा प्लान है। और राय साहब के ऊपर जी बायोपिक, हाँ जी, बायोपिक में हमारा इंशाल्लाह पूरा प्लान इसका है। अब असल में मैं असली चीजें पहले अनाउंस नहीं करता, मेरे फैंस मुझे बहुत ज्यादा फिर वो कहते हैं कि भाई आपने सनम ऑलरेडी अनाउंस की, 3-4 साल गुजर गए, कब बनानी है, क्या करना है, तो उनको लगता है, उन्हें ये नहीं मालूम कि बिहाइंड द पिक्चर क्या चल रहा है। सही उनको तो बस एक बयान मेरा नजर आ जाता है, इसलिए मैं अब फिलहाल उसके बारे में कुछ अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। इंशाल्लाह जब ऑन सेट आ जाएगी जी फिर शायद आपको बताएंगे फिल्म क्या बन रही है। जो नाजरीन, आज हैदर सुल्तान साहब से बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई, आपको कैसे लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प वीडियो देखने को मिलती रहे। और हैदर सुल्तान साहब के इस इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय और क्या आप समझते हैं और वो क्या उन्हें करना चाहिए, अपना राय जरूर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।